नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कारोबार जगत की अहम खबरों से। एचडीएफसी बैंक की पहली तिमाही के नतीजे सोमवार को आएंगे। नतीजे का अनुमान क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, तो जो एचडीएफसी बैंक का जो एनआईआई है 23% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एनआईआई में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 24,000 करोड़ के आसपास वो नंबर एक्सपेक्टेड है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो ओपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे एचडीएफसी बैंक के लिए। ये साल भी काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे। लास्ट ईयर भी FY23 में भी एलिवेटेड था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1500 ब्रांचेस ऐड करने का कमिटमेंट कर चुका है FY24, 25 और 26 में। तो वो कमिटमेंट के दौरान ओपेक्स काफ़ी एलिवेटेड रहेगा, यही एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनआईआई जितना एक्सपैंड नहीं होगा तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं मिलेगा शायद से ये साल भी। जब प्रोविजनिंग नंबर को देखें तो 4000 करोड़ के आसपास वो प्रोविजनिंग नंबर आएगा, और जिसकी वजह से और प्रोविजनिंग साइड पे एग्री बुक पे एक फोकस रहेगा कि एग्री बुक का एक तो परफॉर्मेंस कैसा है और कमेंट्री कैसा आता है एचडीएफसी बैंक से। तो ये दो चीज़ें पे मॉनिटरेबल और फोकस रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लार्जली स्टेबल, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर नंबर पे। और जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यूमुलेटिव नंबर देखें 11,000 करोड़ आसपास एक्सपेक्टेड है। स्टैंड अलोन नंबर फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एनपीएस की बात करें तो मे बी स्लाइट इंक्रीज आएगा, स्लाइट एक्सपेंशन आएगा एनपीएस में, बट लार्जली स्टेबल सेट। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की एक्सपेक्टेड नहीं है, ना ही रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। लार्जली स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है एनपीए के नंबर फ्रंट पे। और लार्जली जब कमेंट्री में भी देखें और जब ग्रोथ नंबर्स भी देखें 16% ग्रोथ एडवांसेस में ऑलरेडी आ चुका है। अराउंड 19% प्लस ग्रोथ डिपॉजिट्स फ्रंट पे भी आया है, तो एक अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चल रहा है एचडीएफसी बैंक का। और ओवरऑल जब देखें तो ग्रोथ आ रहा है लार्जली कमर्शियल और रूरल बैंकिंग से और रिटेल से। तो ये दो उनके लीवर्स काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ओवरऑल एक स्टेबल सेट एक्सपेक्टेड है एचडीएफसी बैंक से। और यही नहीं, सोमवार को ही एलटीआई माइंडट्री के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी ब्यौरा दे रही हैं अनीशा जैन। जी हाँ, एलटीआई माइंडट्री की बात करें तो ये पहला मौका होगा जब कंपनी निफ्टी 50 में जुड़ने के बाद नंबर्स अनाउंस करेगा, तो काफ़ी इंटरेस्ट है। बट नंबर्स इटसेल्फ थोड़े बिनाइन और म्यूटेड होंगे उनकी पहले के परफॉर्मेंस के मुकाबले। अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 0.6%। रुपी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड कॉन्स्टेंट करेंसी में भी 0.6% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने पहले ही बोला था कि इस साल का स्टार्टिंग थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो Q1 का एक्सपेक्टेशन इसलिए थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन आगे चल के रिकवरी की उम्मीद है। BFSI सेगमेंट भी थोड़ा स्लो रहा है, तो वो इम्पैक्ट आएगा नंबर्स में। हाईटेक अभी तक वीक था, बट मैनेजमेंट ने हिंट किया था कि लो बेस पे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो। देखते हैं कि हाईटेक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मार्जिन में 16.8% का एक्सपेक्टेशन है, 40 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट। वो बिकॉज लास्ट क्वार्टर में मर्जर कॉस्ट आया था, वो इस टाइम नहीं होगा, तो उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। प्लस मर्जर्स की जो सिनर्जीज है वो आना शुरू हो जाएंगी। पैट की बात करें तो वो 7% हायर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लोजर टू 1200 करोड़ रुपीज़। सबसे ज़रूरी रहेगा मैनेजमेंट का कॉमेंट्री आगे चल के, एंड क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ FY24 का मेंटेन करते हैं या नहीं, बिकॉज डिमांड बहुत ही अनसर्टेन है। हमने कमेंट्री सुनी है TCS, HCL टेक, विप्रो से, सबने वीकनेस और अनसर्टेनिटी की बात की है। तो इसके चलते क्या वो डबल डिजिट ग्रोथ मेंटेन करते हैं या नहीं, वो क्रिटिकल रहेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजे में बढ़ोतरी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि इससे उनको नुकसान होगा। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की दिक्कत कुछ बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा है कि जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के क्लेम दिए जाते हैं उसमें व्यक्ति की जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसकी कमाई कितनी प्रभावित होती है, उसका भी ध्यान रखा जाए, उसको भी देखा जाए। उदाहरण के तौर पे अगर किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का पैर कट जाता है, तो अगर वो व्यक्ति किसान है या फिर रिक्शा पुलर है तो उसकी आजीविका काफी ज्यादा प्रभावित होगी। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति डेस्क का काम करता है या IT प्रोफेशनल है तो उसका
जो आजीविका है उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। तो इसको देखते हुए अब जो कंपनियों के जो मौजूदा क्लेम्स भी है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के अंदर क्लेम की कोई सीमा नहीं होती है, इंडेफिनिट अमाउंट तक क्लेम जा सकता है। तो इसी को देखते हुए जो कंपनियों की अब जो स्ट्रेटजी रहेगी कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाएंगे उसमें जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है, वो काफी बड़ा अमाउंट में हो सकता है। और इसके बाद इसके अलावा कंपनियों का ये भी मानना है कि जो मौजूदा मामले पेंडिंग है उसमें भी जो उनका भार है बढ़ सकता है। कंपनियों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि पिछले एक साल में जो कुल जो क्लेम है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो अवार्ड दिए गए उसमें 20% ज्यादा कंपनियों को क्लेम देना पड़ा है, लेकिन जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसमें बदलाव नहीं हुआ। इस साल के लिए भी सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित है दरें, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है इंश्योरेंस कंपनियों का। कई सारी कंपनियां हैं, उनका जो कुल कारोबार का 50% तक जो कारोबार है वो मोटर थर्ड पार्टी में होता है। और मोटर थर्ड पार्टी जो बिजनेस भी है, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी है, वो कंपनियां अपना विस्तार ज्यादा कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो मोटर इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक मैंडेटरी है। हर कोई गाड़ी जो अगर रोड पे चलती है उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसके बाद कंपनियों का जो मोटर क्लेम में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई इंस्टेंट पशुपालन लोन और केसीसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो पशुपालन लोन और केसीसी तुरंत मिलने लगेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। मैं इस समय G20 में आरबीआई इनोवेशन पवेलियन में हूं और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं दो ऐसे नए पायलट प्रोजेक्ट जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है। पहला है किसान क्रेडिट कार्ड। यहां पर 7 बैंकों के साथ टाई अप किया गया है और आइडिया यह है कि इंस्टेंट सैंक्शन हो और इंस्टेंट डिस्पर्सल हो। अभी तक जो कस्टमर को टाइम लगता है वो 8 से 10 दिन सैंक्शन में ही लग जाता है। और आइडिया ये भी है किसी भी तरीके से अंडर राइटिंग प्रैक्टिसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो खसरा नंबर है, सर्वे नंबर है, उसको यूज करके लैंड डिटेल्स कस्टमर के पाए जा सकते हैं और उसके बाद आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर से उसका क्रेडिट डेटा निकाला जा सकता है। तो यहां पर तुरंत आइडिया लग जाएगा कि आखिर कितना लोन कस्टमर ले सकता है और उसी के हिसाब से तुरंत सैंक्शनिंग हो सकती है। जो 7 बैंक मैंने आपको बताए उनके नाम है यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक। तो ये सारे बैंकों से अलग अलग स्टेट में टाई अप किया गया है और ताकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जाए और उसके बाद फाइनल इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट उतारा जाए। इसी तरीके से दूसरा एक प्रोजेक्ट है डिजिटल कैटल लोन। यहां पर जो दिक्कत होती है अभी तक कस्टमर को कि वो किसी भी तरीके का जो लोन ऐसे लेने जाता है उसमें एक तो किसी कोई प्रूफ देना है, कहीं पर उसे बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो सारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो घट जाएगा। यहाँ पर इंस्टेंट एप्लीकेशन खुद कस्टमर भी कर सकता है और चाहे तो बैंक का अधिकारी भी कर सकता है। जो डिजिटल कैटल लोन के प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल डिजिटल रहेंगे और यहाँ पर जरूरी चीज ये है कि जो गुजरात के स्टेट में अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जिस तरीके से नतीजा आता है, न सिर्फ डिजिटल कैटल लोन में बल्कि केसीसी डिजिटल में भी जिस तरीके का नतीजा आता है उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा कि कैसा इसका जो फाइनल स्वरूप होगा। इस तरीके के जो लोन डिसबर्सल का आइडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के बाद से बीएसई तेजी से बदलाव कर रहा है। एक्सचेंज ने सेंसेक्स डेरिवेटिव फिर से लॉन्च करने जैसे कई कदम उठाए हैं। हमसे खास बातचीत की बीएसई के नए एमडी और सीईओ सुंदर रमण राममूर्ति ने। हम एक बहुत ही खास बातचीत करने के लिए आज बीएसई लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ बैठे हैं और हमारे साथ जो शख्स आज हमारे साथ शो में हैं वो नए एमडी एंड सीईओ बीएसई लिमिटेड के मिस्टर सुंदर रमण राममूर्ति आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए। आपने नई पोजीशन ली है और यहाँ एक रैली चल रही है बाजार में, लेकिन बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में भी बड़ी रैली चल रही है। लोग उत्साहित है एसेंशियली कि न्यू लीडरशिप में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं स्टॉक में और वो स्टॉक एक रिफ्लेक्शन, मैं उस पर आपका व्यू नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो नई बागडोर संभाली है उसमें आपके 3-4 जो स्ट्रेटेजिक फोकस के एरियाज़ हैं जो आप कंपनी को लेके जाना चाहते हैं वो कहाँ पे फोकस कर रही है आप और आपकी टीम? नमस्कार, हमें इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी बस 6 महीने पहले आए हुए हैं इधर। हम कोशिश कर रहे हैं बीएसई को वाइब्रेंट बना देंगे और वाइब्रेंट बनाएंगे।
वाइब्रेंट बनाने के लिए उत्सुकता और उत्साह की बहुत ज़रूरत है। संस्कृत में उद्यम कहते हैं, जो अंतर से, भीतर से किसी को जोश आके कोई काम करता है, उसको उद्यम कहते हैं। हिंदी में उद्यमी इसीलिए हाँ, वर्ड हो जाता है। हाँ, तो हमारे जो बीएससी के सदस्य लोग हैं, सब बहुत उत्सुक उद्यमी लोग हैं, जिसकी वजह से हम बीएससी को ये 6 महीने में थोड़ा आगे लेने में काबिल रहे हैं। हमारा फोकस एरियाज जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें वाइब्रेंसी लाना, यही एक सेंटेंस में बोलना है तो यही हमारा उम्मीद है। यही दिशा में हम जा रहे हैं। इस दिशा में जब जा रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा एरिया में हम अभी हैं। पहला तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स पहले था ही नहीं, तो इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया। मेंबर लोग जिसके सेवा में हम बैठे हैं, जिसकी सेवा के लिए हमें इधर नियुक्त किया गया है, उनसे हमने पूछा कि आप लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या तौर तरीका उसमें होना चाहिए। उन लोगों को सुन के उनका जो कहना है उसकी हिसाब से हम ए सेंसेक्स 30 को रीलॉन्च किया। उसका सफलता थोड़ा बहुत अभी दिखने लग रहा है, अर्ली डेज टू से, तो और दिन बाकी है और देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जितना सहयोग मेरे को मिल रहा है, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो वो पहला हमारा कदम था। दूसरा एरिया ऑफ कंसंट्रेशन हमारे लिए इक्विटी है। कैश इक्विटी में अभी हमारा जो मार्केट शेयर जो बोलते हैं वो बस 7-6% रह रहा है, तो हमें उसको थोड़ा आगे ले जाना है। अगर 10% तक उसको खींच लिया, हमें ये मानना है कि वो अपने आप आगे बढ़ेगा। उसके लिए जो भी मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनके साथ जाके हम बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इधर ऑर्डर फ्लो आ जाए, थोड़ा इसमें लिक्विडिटी और बढ़ जाए, इसके हिसाब से थोड़ा 10% तक हम ले जाएंगे इसको। उसके बाद अपने आप ये चलने लगेगा। चले बढ़ते हैं आगे। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए अदानी ग्रुप के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दे दी है। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल इस पर पूरी जानकारी दे रही हैं। करीब 8 महीने बाद अदानी प्रॉपर्टीज को महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट ने फाइनल अप्रूवल यानी फाइनल नॉड धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पास किया है। अब इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के डिले के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर इशू करने को कहा है और वो अगले 1 हफ्ते में ये सारे जो ऑर्डर्स है वो इशू किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे और लेटर ऑफ अवार्ड भी इसके आगे एक्सपेक्टेड है कि अदानी प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट किया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करें तो ये कई साल से डिलेड रहा था, बट अक्टूबर 2022 में इसे रीफ्लोट किया गया था ग्लोबल टेंडर के हिसाब से और प्री बिड राउंड में 8 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से सबसे टॉप 3 बड़े प्लेयर्स जो थे वो उभर कर आए थे, अदानी प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और मुंबई बेस्ड नमन डेवलपर्स। बट सबसे बड़ा बिड जो था वो अदानी प्रॉपर्टीज का था, 5069 करोड़ रुपीस का। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आगे चलकर एक एसपीवी बनाया जाएगा, 80% प्राइवेट इक्विटी या लीड प्लेयर जो अदानी प्रॉपर्टीज का रहेगा और 20% इसमें गवर्नमेंट के शेयर का रहेगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 20,000 करोड़ तक देखी जा सकती है, जो अदानी प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे इस कैपिटल को। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्लान है या एटलीस्ट ये उम्मीद है कि अगले 7 साल में यहाँ पर बसे हुए जो 10 लाख लोग हैं उन्हें, इन निवासियों को एक रेजिडेंस दिया जाएगा, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा और अगले 17 साल में माना जाता है कि ये प्रोजेक्ट और ऐसी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट अगले 17 साल में कंप्लीट हो सकता है। चले बढ़ते आगे। दिल्ली एयरपोर्ट 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इस नए रनवे का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। हमारे संवाददाता सुमित चतुर्वेदी ने इसका जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर और यहाँ पर ये दिन 2 बातों के लिए काफ़ी जाना जाएगा भविष्य में। एक तो यहाँ पर एक नए रनवे का उद्घाटन हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के अब 4 रनवे हैं और पहला एयरपोर्ट बना है पूरे भारत में जिस पे 4 रनवे होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि प्लेन जो हैं वो जल्दी से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। ज़्यादा लोगों की संख्या को ये प्लेन हैंडल कर पाएगा, इससे इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये फ़ायदा है दिल्ली के। अब 4 रनवे हो गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। काफ़ी देर से काम चल रहा था इस पर और अब ये काम ख़त्म होने के बाद आज ये शुरुआत कर दी गई है।
लगभग 1500 टेक ऑफ लैंड होते हैं हर दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे। वो काफ़ी ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा ये कि दिल्ली एयरपोर्ट पे पहला देश का एलिवेटेड टैक्सी वे वो चालू किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर से प्लेन चलेगा और नीचे से गाड़ियाँ चलेंगी फ्लाईओवर की तरह। उसके बाद प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो रनवे 3 पे उतरने के बाद टर्मिनल 1 आने का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस 9 किलोमीटर का है वो अब 2 किलोमीटर का होकर रह गया है। इससे यात्री लगभग 20 से 25 मिनट की जगह अपने टर्मिनल पे 10 मिनट में आ जाएंगे। सो इसका ये फ़ायदा होगा कि जल्दी से जल्दी वो आ पाएंगे। इसका फ़ायदा दिल्ली एयरपोर्ट को भी होगा क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर वो हैंडल कर पाएगा। 50,000 टन जो कार्बन इमिशन है वो भी इससे कम होंगे। इसका एक और ये फ़ायदा भी बताया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा। इस सब के फ़ायदे के चलते हुए अब दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा ख़ास एयरपोर्ट बन गया है जिसपे ये सारे चीज़ें मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जैसे हम जानते हैं कि लगभग आज से 12 से 13 साल पहले शुरू हुआ था। काफ़ी मॉडर्नाइजेशन उसमें चल रहा था और अब ये मॉडर्नाइजेशन के तहत नए रनवे और नए एलिवेटेड टैक्सी वे को खोला गया है आज। बढ़ते आगे, आरपीजी ग्रुप ने युवा संस्था के साथ मिलकर देश के 13 शहरों से नई पीढ़ी के 18 से 25 साल के जेन जी युवाओं की नौकरी को लेकर पसंद और प्राथमिकता की रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जेन जी युवा अब बड़े पैकेज से ज्यादा मानसिक शांति और काम में फ्लेक्सिबिलिटी को तरजीह दे रहे हैं। आरपीजी ग्रुप के प्रेसिडेंट एस वेंकी वेंकटेश के मुताबिक कोविड के बाद काम में फ्लेक्सिबिलिटी कर्मचारियों की पहली प्राथमिकता है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने इस सिलसिले में उनसे खास बातचीत की। जेनजी को लेके जो आप स्टडी लेके आए हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा और जो फाइंडिंग्स बता रही है कि लोग कम पैकेज में काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको पीस चाहिए, इंक्लूसिविटी चाहिए, तो काफी कुछ बदल रहा है। काफी कुछ ऑलरेडी बदला हुआ है और पैंडेमिक के वजह से उसका जो रफ्तार है और बढ़ गया। हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत पहले 3 साल 4 साल पहले हमने शुरू किया था इस जर्नी में। हमारे एक हैप्पीनेस फ्रेमवर्क हमने फ्रेम किया था। उसमें हमने ये लागू किया कि एक्चुअली लोग क्या चाहते हैं अपने मैनेजर से, अपने वर्कफोर्स से, और हम जितने भी पॉलिसीज और प्रोसेसेस यहाँ पे स्थापित किया उसी के अनुसार हमने किया। और अभी जो ये जो रिसर्च रिपोर्ट जो आने वाला है उसमें और भी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है। जैसे कि आपने उसका जो हिंट दिया, लोग ये कह रहे हैं कि अगर मेरा जो वर्क प्लेस है इतना टॉक्सिक है और मैं रोज़ घर जाता हूँ एक डिस्टर्ब्ड तरीके से, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम नहीं रहूँगा। उसके वजह से अगर मुझे कुछ कम पैसे में, कम सैलरी में जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरी नहीं है। मैं सब कुछ छोड़, मेंटल पीस है वो सबसे ज़्यादा, सब कुछ छोड़ करके, सबको बर्बाद करके, नुकसान करके मैं सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करूँगा। ये मैसेज है, ये संदेश दे रहे हैं लोग। यस सर। तो ये सर ये काफी बड़ा बदलाव है। और इसके अलावा एक और चीज जो बताई गई है आपकी स्टडी में कि फ्लेक्सी आवर्स जो है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है या फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस है, उसको भी नई जनरेशन के लोग हैं जो जेन जी है, जो नई नौकरी में आ रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये क्या बदलाव पेंडेमिक के बाद आया है? और आप जैसी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि सर आप जिस ग्रुप के हेड है उसमें हर सेक्टर की कंपनी है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सर्विसेज ही वगैरह, तो सब में फ्लेक्सी आवर जो है ये सब क्षेत्र की कंपनी में एक नया नॉर्म बनता जा रहा है। और आगे चल के ये इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको अपने कर्मचारी को, अगर आपके एम्प्लॉय को खुश रखना है तो। बिल्कुल करना पड़ेगा। ये शुरू हुआ पैंडेमिक से पहले। जैसे हमारे आरपीजी में भी हमारे पास एक कंपनी पॉलिसी था फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ज़रा सा फ्लेक्सिबिलिटी था उसमें। ऐसा था कि महीने में 3 दिन या 4 दिन आप घर से काम कर सकते हैं। पैंडेमिक में ये स्थापित हुआ कि कोई भी काम आप रिमोटली कर सकते हैं, सिवाय ये जो मशीन चलाने वाले हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनको तो फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा। लेकिन वो छोड़ करके जितने भी जॉब्स हैं कंपनीज में 80-90% आप रिमोटली कर सकते हैं। वेदर इट इज टोटली एफिशिएंट और नॉट वो अलग बात है और दूसरी चर्चा है। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं हम ये कल्चर को आगे भी लागू करें हमारे कंपनीज में। तो उस टाइम हम और हमारे चेयरमैन
हर्ष गोयनका साहब ने ये ऑलमोस्ट वादा किया कि पैंडेमिक खत्म होने दो, फिर भी हम इसको लागू रखेंगे। तो ये एक्चुअली एक प्रॉमिस रहा, विच आई थिंक इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस, और लोगों को बहुत खुश हुआ कि हमने उसको विड्रॉ नहीं किया। हम देखा कि ना सिर्फ आईटी में, जो आईटी में तो ये ज़रूरी है, लोग तो चाहते हैं, और उनका जो कलीग्स हैं यूएसए में, यूके में, वो देखते हैं और कंपेयर करते हैं। और Amazon प्राइम डे सेल का आगाज हो चुका है। Amazon के प्राइम ग्राहकों के लिए ये सेल 16 जुलाई तक चलेगी, जिसमें ग्राहकों को कैशबैक के साथ कई तरह की डिस्काउंट मिल सकते हैं। और इसी जो है प्राइम डे पर बातचीत हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर पहुंचकर की, जहां का जायजा उन्होंने प्राइम डे सेल को लेकर कंपनी की जो तैयारी है उसके बारे में भी लिया, और Amazon इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन अभिनव सिंह से खास बातचीत की। बहुत धन्यवाद हमें Amazon के सबसे बड़े फुलफिलमेंट सेंटर में लेकर आने के लिए, और यहाँ पर आपने हमें दिखाया कितने सारे आइल्स हैं, कितने एसोसिएट्स काम कर रहे हैं इस वक्त। तो सबसे इंटरेस्टिंग होगा अगर आप बताएं कि इस पूरे एफसी में किस तरह का ऑपरेशन, किस तरह सीमलेस बनाया जाता है, किस तरह कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स 1 डे डिलीवरी दी जाती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस फुलफिलमेंट सेंटर में आई। जैसा आपने कहा, ये इंडिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर है। हमारे ऐसे फुलफिलमेंट सेंटर 15 और स्टेट्स में हैं, और टोटली अबाउट 43 मिलियन क्यूबिक फीट की स्टोरेज है इन फुलफिलमेंट सेंटर्स में, जो सारी की सारी स्टोरेज प्राइम कस्टमर्स के लिए रेडी हो रही है। और कल और परसों प्राइम कस्टमर्स को मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स बहुत फास्ट स्पीड में शिप करेगी। आपका जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप वेबसाइट पे जब बाय दबाती हैं, उसके बाद प्रोडक्ट आपके घर कैसे आ जाता है और इतने फास्ट कैसे आता है। तो जब आप बाय दबाते हैं तो एक कंप्यूटर डिसाइड करता है कि वो ऑर्डर आपके सबसे नज़दीकी फुलफिलमेंट सेंटर कौन सा है, आपने किस स्पीड से ऑर्डर किया है, उसके हिसाब से वो उस फुलफिलमेंट सेंटर को ऑर्डर असाइन होता है। उस फुलफिलमेंट सेंटर में एक और कंप्यूटर सिस्टम डिसाइड करता है कि कैसे, कौन सा जो पर्सन उसके आसपास पिक कर रहा है उनको वो ऑर्डर असाइन हो, और फिर वो उस ऑर्डर को पिक करते हैं, यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो एसोसिएट पैक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वो पैक कर रही हैं, उनको एक कंप्यूटर बताता है कि कौन सा सबसे सही पैकेजिंग साइज है जो उस प्रोडक्ट को फिट होगा, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा पैकेजिंग ना जाए और आपके पास वो प्रोडक्ट सेफली पहुँचे। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि उस स्पीड के हिसाब से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यूज़ होना चाहिए, क्या वो रेल से जाना चाहिए, हवाई जहाज से जाना चाहिए, क्या वो ट्रक से जाना चाहिए, इस हिसाब से कि आप कहाँ पे हैं और वो प्रोडक्ट कहाँ पे है, उस हिसाब से उस पर एक लेबल लगता है, और फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जाके आपके घर पहुँचता है। तो कस्टमर्स की बात करें तो काफ़ी बार हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स आपने प्लेस किए हैं फुलफिलमेंट सेंटर्स में, बट कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने एप्पल आई वॉच बाय की थी बट कुछ और आ गया, कोई दूसरी वॉच आ गई। तो इसके बावजूद ये किस तरह, मतलब कैसे पॉसिबल है कि उनको गलत प्रोडक्ट चला जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे चेक्स किए जाते हैं जैसे आपने कहा, तो और इसका ग्रीवियंस रिड्रेसल किस तरह से अप्रोच किया जाता है? तो जैसा आपने देखा, एक पिकिंग आइल में प्रोडक्ट को पिक करने से पहले 6 जगहों से चेक किया जाता है कि वो मेक श्योर किया जाए वही प्रोडक्ट है, उसकी एक्सपायरी सही है, उसका जो मॉडल और कलर जो भी उन्होंने ऑर्डर किया है वही है कि नहीं। उसके बाद जब ये पैक स्टेशन पे आता है तो एक और बार चेक किया जाता है, उनके टर्मिनल पे बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट है। उसके बाद पैकिंग के समय कई हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिक्योर डिलीवरी उसे हम कहते हैं, एक्सरे स्कैन करके जाते हैं, टैम्पर प्रूफ बैग्स में जाते हैं ताकि वो कहीं भी खुले ना जा सकें, और आपके पास जब वो डिलीवरी होती है तो एक 1 टाइम पासवर्ड के साथ डिलीवरी होती है ताकि आपको भी वो सिक्योरिटी रहे कि जो आपने मंगाया है आपको वही मिला है। तो अमूमन ऐसा नहीं होता है कि गलत प्रोडक्ट आ जाए, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी नहीं होता है, गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों से हम सीखते हैं। हमें जैसे ही पता चलता है, या वो सोशल मीडिया के द्वारा हो या कस्टमर की ईमेल के द्वारा हो या कस्टमर हमारे कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर को कॉल करें, हम
तुरंत ही उस कस्टमर के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हैं और उस गलती से सीखते हैं ताकि दोबारा वो किसी और कस्टमर के साथ गलती ना हो। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।